हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का। हमारी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, बुक नंबर 2 ये है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसका आज हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इसमें हम सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा और बहुत ईजी चैप्टर है। आपको बेसिकली पता ही होगा, स्टार्टिंग में आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि संविधान क्या होता है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसे देश में रहने वाले लोग नियमित रूप से मानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, इसके मैं आपको बताती हूँ। संविधान तालमेल व समन्वय बढ़ाता है, यानी कोऑर्डिनेशन। देश के नागरिकों और राज्य के प्रति कोऑर्डिनेशन और तालमेल, राज्य का देश के प्रति, देश का नागरिकों के प्रति तालमेल बढ़ाने में संविधान मदद करता है। दूसरा, निर्णय निर्माण की विशिष्टताएं। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। और अगला है, अच्छे समाज का गठन करता है। और राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब अगला है हमारा इसमें भारतीय संविधान की सत्ता, मतलब संविधान को प्रचलन में लाने के हमारे क्या क्या तरीके थे, क्या क्या प्रावधान थे, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा क्या थी, ये सब इस पर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा आएगा संविधान कैसे बना। आपको पता ही होगा हमारा भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा बना था। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा की कामकाज की शैली, राष्ट्रीय आंदोलन, विरासत और संस्थाओं की रूपरेखा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसमें। अभी हमें सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि लोकतांत्रिक देश क्या होता है, और उस देश में लोकतंत्र होना और ना होना एक अलग बात है। तो संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है। संविधान एक देश में लोगों के प्रति विश्वास बढ़ाता है। सबसे पहले आप यही बोलेंगे कि संविधान देश में नागरिकों के प्रति विश्वास कायम करता है। तो संविधान तालमेल बढ़ाता है व भरोसा दिलाता है। अब हमारा भारत देश है, विविधतापूर्ण देश है, जिसमें हिंदू धर्म, मुस्लिम, लिंग आदि जैसे धर्म पाए जाते हैं। लोगों के व्यवसाय अलग हैं, पसंद नापसंद भी अलग है। ठीक है, तो इस पर विवाद हो सकता है कि कौन किस धर्म को माने, भारत कौन से धर्म को राज्य धर्म अपनाए, कौन कितनी संपत्ति रखेगा। ठीक है, तो इन सब पर विवाद हो सकता है, अलग अलग समूह के अलग अलग जवाब होंगे। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना हो और हिंसक प्रभाव ना हो, और ये विविधताओं के साथ रहते हुए काम हो सके, तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय किया कि संविधान में कुछ ऐसे मूलभूत नियम, ऐसे बुनियादी नियम बनाए जाएं जिनका पालन सभी करें और जो सभी के हित के लिए हों, और अगर कोई इनका पालन ना करे तो उसे दंड दिया जाए। ये देखिए, ये लिखा है। साथ में ऐसे रहने के लिए ये उपाय है कि कुछ नियम ऐसे बनाए जो सब माने, अगर कोई बुनियादी नियम ना माने तो दंडनीय प्रावधान हो। इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। ठीक है, तो संविधान कुछ बुनियादी नियमों का ढांचा उपलब्ध कराता है जिसे किसी देश के रहने वाले लोग नियमित रूप से मानते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसे सदस्य नियमित रूप से मानते हैं और उनके अंदर तालमेल व कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। ठीक है, अब अगला हमारा इसमें टॉपिक आता है निर्णय निर्माण की विशिष्टता, मतलब कि निर्णय कौन लेगा देश में, किसके हाथ में पावर होनी चाहिए, और ये निर्णय लेने की शक्ति से किसने दी, तो इसके काम में कौन सबसे पहले इसका फैसला कौन लेगा। तो ये हमारा संविधान तय करता है कि कौन कानून बनाएगा, कौन लागू करेगा, और ये शक्ति उसे किसने दी, ये भी हमारे संविधान के अंदर आता है। तो जैसे हम एक राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में राजा कानून बनाता है, और जैसे हम सोवियत संघ USSR की बात करें तो वहाँ पे ऐसी एक पार्टी कानून बनाती है। ठीक है, पर अगर हम एक लोकतंत्र देश की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें हम भारत को तरफ से देखें तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें हम सभी लोगों को शासन करने के लिए नहीं कह सकते, सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए नहीं कहा जा सकता, और सभी की इच्छाएं एक साथ
एक ही मंच पर अगर हम किसी टॉपिक पर बहस भी करें तो सभी पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को लेकर बहस नहीं हो सकती है, ऐसे देश का विकास भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने अप्रत्यक्ष विधि को चुना था। ठीक है, तो भारतीय संसद बनेगी ऐसा कहा गया, जिसमें प्रत्येक राज्य के अलग अलग विधायक मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम इसलिए हमारा संविधान ही सुनिश्चित करता है कि ये शक्ति किसे दे, निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी और कौन ये तय करेगा सरकार का गठन किसके पास प्रकार होगा। और संविधान ही ये बताता है कि संविधान में सरकार में कितनी शक्ति सरकार के पास होगी। तो ये भी काम हमारा संविधान करता है। ठीक है, जैसे हमारे लोकतंत्र देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास। तो ये बताता कौन है, ये भी हमें संविधान बताता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये संविधान की आवश्यकताएं कह लो या ज़रूरतें कह लो। ठीक है, और या ये संविधान की विशेषताएं भी कहा जा सकती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। 6 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, और ये ज़रूर आएगा, डेफिनेटली इसे अच्छे से करके जाना। ठीक है, अब संविधान में शक्तियों पर सीमाएं लगाने का काम भी कौन करता है, संविधान, सरकार पर शक्तियों की सीमाएं लगाने का काम भी कौन करता है, हमारा संविधान। भारतीय संविधान भी ये कार्य करता है। मतलब हम संसद ने कानून बना दिए, पर कुछ ऐसे कानून संसद ने बनाए जिन पे निर्णय लेने का हक किसका है, राज्य सरकार का हुआ, केंद्र सरकार का हुआ। पर अगर क्या हुआ कि वही सरकार एक गलत निर्णय बना दे, तो इस पे कितना अंकुश रहे, ये निर्णय कौन लेता है, हमारा भारतीय संविधान। मतलब भारतीय संविधान कुछ ऐसे कानून बना देता है जिससे कि जो राज्य और केंद्र सरकार है वो डेमोक्रेटिक ही रहे, मतलब तानाशाही शासक ना फैला पाए। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान में इन पर अंकुश लगाया जाए, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स, इन पर संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करी गई है। मतलब नागरिकों को कुछ बुनियादी सुरक्षाएं दी गई हैं जिनसे कि वह अपनी सरकार पर अंकुश लगा सके, वो निरंकुश शासक ना बन सके सरकार। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें अगला हमारा है अच्छे समाज का गठन व समाज की आकांक्षा व लक्ष्य। एक मिनट मैं आगे एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ये अच्छे समाज का गठन व समाज की आकांक्षाएं व लक्ष्य। मतलब कि आधुनिक संविधान ऐसे समक्ष ढांचा प्रदान करते हैं, सकारात्मक कार्य। मतलब कि ये बेसिकली कह रहा है कि अच्छे समाज का गठन किस प्रकार हो और उनकी आकांक्षा, समाज की आकांक्षा व लक्ष्य किस प्रकार पूरा हो, इसका भी निर्णय कौन करता है, हमारा संविधान। मतलब कि हमने सरकार पर अंकुश लगा दिया फंडामेंटल राइट से, ताकि वो लोगों का शोषण ना कर सके और कोई गलत निर्णय ना ले सके। पर कुछ ऐसे नियम भी तो बनाने चाहिए जिससे कि लोगों का विकास हो। तो ऐसे नियम भी बनाने के काम कौन करता है, संविधान में भाग 4 में DPSP एक ऐसे कानून हैं जो सरकार को प्राप्त है, जो व्यक्ति के जन कल्याण के लिए उपस्थित हैं। ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। ठीक है, इनमें गरीबी, समानता और जातिगत भेदभाव से मुक्त करने के लिए सरकार को कुछ शक्तियाँ प्रदान करी जाती है, जिससे कि सरकार जो है समाज में जन कल्याण करे। अब आगे हमारा आता है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ये संविधान के माध्यम से पूरी होगी। मतलब कि एक राष्ट्र कैसे बनेगा, उसकी पहचान क्या होगी, ये कार्य भी कौन करेगा, हमारा संविधान ही हमारे बताएगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे देगा, हमारे अधिकार देगा। जिससे कि अगर एक बात सोचिए कि आपको सिर्फ कर्तव्य देते कि आपको संविधान का पालन करना है, संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों को मानना है और कुछ नहीं करना, और बस आपको अधिकार नहीं दिए गए, तो फिर तो आप खुश नहीं रहेंगे ना उस चीज़ से। तो इसलिए संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे बनेगी, लोग खुश नहीं रहेंगे, तानाशाह शासन हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि संविधान कुछ कर्तव्यों के साथ अधिकार भी प्रदान करे। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी संविधान उपलब्ध कराता है। संविधान एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है ताकि लोग अपनी आकांक्षा, इच्छाएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकार पूरे हो सके।
मतलब संविधान ने कुछ बुनियादी नियम बना दिए, संविधान ने कुछ ऐसी इच्छा बुनियादी ढांचा बनाया जिससे कि लोग अपनी आकांक्षाएं इच्छा पूरी कर सके। ठीक है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार संविधान कुछ बुनियादी नियम बनाता है, पर ये बुनियादी नियम हर देश में हमारे भारत की तरह ही नहीं होंगे, हर देश में अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है संविधान की सत्ता। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान क्या है, इसको प्रभाव में कैसे लाया गया और ये कितना प्रभावी रहा, क्या संविधान की अवधारणा न्याय रूप में है, ये भी क्वेश्चन का हम इसमें विचार करेंगे। अब हम आते हैं, संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम बस केवल एक लोकतंत्र के कारण के ऊपर भी निर्भर रहें, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि संविधान में प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक लोग खुश हैं या नहीं है, तभी संविधान एक प्रभावी संविधान है। उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या नहीं है। आप एक तरफ तो स्वतंत्रता करते हैं पर उस तरफ दूसरी दलित जाति के लोगों को स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं है, तो वो संविधान प्रभावी नहीं रहेगा। तो संविधान का प्रचलन में लाने का क्या तरीका, तो हम देखते हैं अधिकतर जो संविधान थे ना, वे इसलिए असफल हो गए क्योंकि वे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए गए थे। अब हम इसमें बात करते हैं संविधान को प्रचलन में कैसे लाया गया हमारे भारत में, क्योंकि दूसरे देशों में जो संविधान असफल होने का कारण यही था कि वे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए गए थे। जैसे हम श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लें, श्रीलंका 1948 में, मतलब हमारी आज़ादी से अगले साल ही स्वतंत्र हो गया, पर वहाँ पे जातीय समुदाय का वर्चस्व रहा, सिंघली लोग थे, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो वहाँ पे आपने जैसे देखा कि वहाँ पे जातीय वर्चस्व को रहकर वहाँ पे कितना गृह युद्ध हुआ, और 2008 के बाद वह देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा। तो इसी प्रकार हमारे भारतीय में ऐसा नहीं रहा, हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए, उसके नियम के लिए राष्ट्र आंदोलन में जो सभी इम्पोर्टेंट तत्व थे उनको ध्यान में रखा गया, और हमारे लोकप्रिय नेताओं द्वारा इन्हें बनाया गया जिस पर जनता का भरोसा था। हम देखें, हमारा भारत भी एक सफल संविधान है जो विश्व प्रसिद्ध संविधानों में से एक है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। मैं आगे इसको आपको बताऊंगी डीपली। अब हम देखते हैं सफल संविधान कौन कौन से रहे। भारत, साउथ अफ्रीका, अमेरिका। इनके सफल होने का कारण था राष्ट्रीय आंदोलन मूल्य, मतलब कि ये राष्ट्रीय आंदोलन मूल्यों के कारण ही सफल रहे। अब मैं आपको बताती हूँ राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों में क्या क्या आता है, जैसे सभी का विकास हो, साथ लेकर चलना सभी को, समानता, स्वतंत्रता, भागीदारी, ये सब क्या है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन मूल्य, जिसमें हम राष्ट्र के प्रति देखें, अपने देश की जनता को देखें, तो ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इन पे ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। अब हम बात करते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान। संविधान के मौलिक अधिकार इसका आदर करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान और मौलिक अधिकार इसका आदर करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक वजह है जिससे व्यक्ति द्वारा संविधान का सम्मान हो। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अल्पसंख्यक का उत्पीड़न हो रहा है, तो वैसे क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके पास रीज़न होना चाहिए ना कि संविधान को वो माने। कोई संविधान, मतलब कि जैसे एक अल्पसंख्यक व्यक्ति है जिसके पास बुनियादी ज़रूरतों तक के पैसे नहीं है, तो वह क्यों चाहेगा कि वह वोट दे। पहले तो उसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए ना, तो वह यह चाहेगा ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को उसकी इच्छाएं और आकांक्षा पूरा करने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं व उन्हें उसके प्रति जागरूक किया जाए। अब आगे इसमें करते हैं, कोई भी संविधान खुद से न्याय की स्थापना नहीं करता, बल्कि उस न्याय के लिए वह एक ऐसा ढांचा बनाता है ताकि उससे खुद पर खुद न्याय आ जाए। अब हम अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो उनको अलग अलग तो नहीं देखेंगे, पर हम ये प्रावधान तो कर सकते हैं ना कि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगर किसी की स्वतंत्रता कहीं अलग अलग तरीके से उल्लंघन हो सकता है उसकी स्वतंत्रता का, तो उसके लिए हम देखें, उसके लिए हमने बुनियादी एक
न्याय का एक कानून बना दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। तो उसके लिए हम देखेंगे ना कि एक बुनियादी नियम बना दिया, अब उसको पूरा करने के लिए वो नियम हमारा इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है, संविधान खुद से न्याय के आदर्श के रूप में स्थापना नहीं करता, उसे बुनियादी नियम का ढांचा बनाना होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता, समानता, न्याय संविधान के देश में होगी, उतनी ज़्यादा सफलता की संभावना होगी संविधान के। तो वही बात जो मैंने बताई कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय की जितनी ज़्यादा संभावना होगी संविधान में, उतना ज़्यादा संविधान सफल होगा उस देश का। संविधान ने कुछ बुनियादी नियम बना दिए जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। अब इनको पालन करना और इनको अपने जीवन में ढालने का कार्य कौन करेगा? एक नागरिक करेगा, सरकार करेगी। अगर किसी का शोषण हो रहा तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगी। तो इस प्रकार हमारा संविधान सफल बना। अब हम देखते हैं संस्थाओं की बैलेंस रूपरेखा। संविधान को असफल करने के लिए एक जनता की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक छोटा सा समूह भी असफल कर देगा। ठीक है, जैसे कि अगर किसी एक दल का, हम आदिवासी की तरफ देखें तो अगर आदिवासियों का व्यापारी लोग शोषण कर रहे हैं तो वह भी तो इस संविधान को असफल कर देंगे, क्योंकि संविधान कहता है कि सभी का विकास, सभी को न्याय, सभी को स्वतंत्रता। तो ये भी तो इस बात को अब असफल कर देंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग द्वारा आदिवासी लोगों का शोषण हो रहा है, उनसे महंगे कर्ज लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब, इससे भी संविधान जो है वह असफल हो सकता है। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बैलेंस रूपरेखा रखी। जैसे शक्तियों का बंटवारा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में इसलिए सरकार ने शक्तियों का बंटवारा किया है। जैसे शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर किया, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। तो हमारे देश में संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि कोई भी छोटा सा समूह भी जो है वो इसको असफल ना बना पाए। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब सत्ता का, सरकार का एक छोटा सा अंग भी तो है कार्यपालिका, कोई गलत निर्णय ले तो फिर तो पूरी सरकार, संविधान असफल हो सकता है ना। इसलिए इसमें शक्तियों का विभिन्न बंटवारा कर दिया है विभिन्न रूपों में। देखिए आगे लिखा है, किसी भी अंग को अधिक शक्ति दी तो वह संविधान में बदलाव कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। अतिक्रमण को इसका अतिक्रमण हुआ तो इसके बचाव यह है कि हमें संविधान में चेक एंड बैलेंस की नीति अपनानी चाहिए। मतलब कि इसमें अवरोध और संतुलन की नीति अपनानी चाहिए हमें इसमें, कि अगर कोई अवरोध और संतुलन बना के हम इसमें कार्य कर सकें। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध भी हो, मतलब विरोध भी हो, और अगर उसमें शक्तियों का निर्णय न्यायपूर्ण बंटवारा भी किया जाए। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमारा संविधान लचीला हो, ना ज़्यादा कठोर हो और ना ज़्यादा ही लचीला हो, कि इसमें कोई भी आया गया इंसान जो है परिवर्तन कर सके। जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, है ना, उसने सैनिक तख्ता पलट कर दी थी, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, तो वहाँ का संविधान उसने चेंज कर दिया था। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा संविधान इतना लचीला है कि उसमें कोई भी संशोधन कर सके, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमारा संविधान इतना कठोर है कि उसमें संशोधन ही ना हो सके। तो इसलिए हमारे संविधान में चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई गई। इसी प्रकार हमारे संविधान में अब तक 105, अब तो 6 हो चुके हैं, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। पर संविधान संशोधन को करने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत टफ रखी गई है। ठीक है, आगे हम इसमें बताती हूँ मैं आपको। सफल संविधान प्रमुख मूल्य है स्वतंत्रता, समानता, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखना। मतलब सफल संविधान का जो मूल्य है, क्या वैल्यूज़ है सफल संविधान की, तो स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना ही सफल संविधान के मूल्य है या वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि संविधान सभा द्वारा संविधान कैसे बनाया गया। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम अपना संविधान सभा के बारे में बात करते हैं।
संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, ठीक है, जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये पूछ लेते हैं पेपर में कि इसकी पहली बैठक और द्वितीय बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक उसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और दूसरी बैठक इसकी हुई थी 13 दिसंबर 1946 में, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और इसकी दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में इसकी उद्देश्य का प्रस्तावना को पारित किया गया, ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो हमारे विभाजन 1947 में हुआ। विभाजन के बाद 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए कि संविधान को अपनाना है। 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बन गया हमारा भारत, ठीक है। संविधान सभा में 299 सदस्य थे। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो जितने सदस्य थे ना 299, ये सदस्य थे हमारे विभाजन के बाद के, और उनमें से 284 लोग सदस्य ने ही उपस्थित हुए और हस्ताक्षर किए। केवल हैदराबाद ऐसा राज्य था जिसमें से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, संविधान बनने के बाद उसमें हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे संविधान सभा में विभाजन से पहले यानी पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे से पहले 389 सदस्य थे, ठीक है। और दिसंबर 1946 जून तक, पर 1947 तक पाकिस्तान बंटवारे में 299 सदस्य बचे रह गए, जिसमें से 17 मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत सदस्य कौन पेश करता है? राष्ट्रपति। 12 महिलाएं थी, 26 SC, 33 ST, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि इसकी दूसरी बैठक, सॉरी गाइस, इसमें दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। आई एम सॉरी गाइस, प्लीज़ आप इसे एक गलती समझना, प्लीज़, आई एम सॉरी। इसकी दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। ये याद रखना है आपको। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। ये आपको याद रखनी है पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ये तो आपने देख लिया कि कैबिनेट मिशन द्वारा बनाई गई थी। मतलब संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव था ना, वो जुलाई में हुआ 1935 में। इसमें एक ऐसी पद्धति अपनाई गई जिसमें कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। इसमें जो प्रत्येक प्रांत के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया, मतलब इसके जो सदस्य थे ना, उसको प्रत्येक विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव हुआ। और ये अप्रत्यक्ष विधि का नाम एकल संक्रमणीय मतपद प्रणाली थी, जिसे हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी सेकंड चैप्टर में। इसमें है जैसे कि आप इसमें 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि चुनेंगे, यानी किसी राज्य में अगर 10 लाख लोग हैं तो उसमें से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख वर्गों में बांट दिया गया। मतलब कि हर प्रांत में 3 प्रमुख वर्ग बांटे गए, जिनमें था मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग, ठीक है। इस तरह हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। अब आगे इसमें चलते हैं, संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या है। तो संविधान सभा जो है वो कामकाज कैसे करा था। तो संविधान सभा को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया और सभी सदस्यों के विचार विमर्श पर प्रत्येक विचार पर जोर दिया गया। मतलब एक तो इसको रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व बनाया गया कि कोई भी इसको प्रेजेंट कर सकता है, कोई भी अपने दिक्कत को बता सकता है। और इसमें दूसरा बताया गया कि सभी सदस्य अपने विचार विमर्श अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सामने ला सकते हैं। इसमें 8 प्रमुख कमेटियां बनाई गई थी, ठीक है। और इस 8 प्रमुख, अब हमारी संविधान सभा में कुछ संविधान सभा में मतभेद भी था, जैसे केंद्रीकृत व्यवस्था या विकेंद्रीकृत व्यवस्था अपना है, राज्य और राष्ट्र के बीच संबंध कैसे हो, न्यायपालिका की शक्ति क्या हो, संपत्ति के
अधिकार पर चर्चा होनी थी। मतलब ये सारे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे लिए, और एक ऐसा वो कह सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें हमें बहुत उलझ के रखना था कि हम कैसे करें। ठीक है, तो आगे मैं इसमें आपको बताती हूँ सब। अब हमें ये था कि ऐसे कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि जिसमें सभी को जो है सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, है ना। और हमने इसमें एक समान कॉमन चीज़ रखी जो सभी के लिए थी। मतलब इस संविधान सभा में बहुत मतभेद थे, तब भी सभी लोगों ने मिलकर इसमें साथ दिया, और इसमें एक सबसे कॉमन चीज़ थी जो सभी लोगों को स्वीकार थी, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये हमारे संविधान सभा में सभी को मान्य थी, सभी इस पे अग्री करते थे। संविधान सभा में बहुत ज़्यादा मतभेद थे, और जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, गांधी आदि नेताओं के विचार ऐसे थे जो आपस में कभी नहीं मिलते थे। इनकी विचारधाराएं अलग अलग थी, तब भी इन्होंने साथ मिलकर काम किया और ऐसे संविधान का गठन किया जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे इसमें हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि क्या रही, कैसे कैसे काम किया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 8 प्रमुख कमेटियाँ बनाई गई थी जिन पर अलग अलग चर्चा हुई, जिनमें मेन थे, अध्यक्षता इनकी थी नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। ठीक है, इनमें से कुछ मामलों में ये असहमत थे और कुछ में असहमत नहीं थे। ठीक है, ये निर्णय लिया गया कि फैसला आम राय से लिया जाएगा। मतलब जिन निर्णयों पर ये असहमति जताते थे, अगर जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो वो अहिंसा वाले कुछ विचारों को मानने के लिए कहते थे, है ना। नेहरू जी अलग कहते थे। तो इस बात का फैसला किया गया कि फैसला जो लिया जाएगा वो आम राय से लिया जाएगा कि जनता की खुशी, जनता का हित किस में है, विविधताओं में रहते हुए जनता में किस में एक अच्छे समाज का गठन हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में विविधताएं बहुत थी और भारत एक विभाजन से जूझ रहा था, और ये भी था कि कौन सा धर्म अपनाए, कौन सी भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा मतभेद थे। ये सभी बातें रखी गई कि किसी समुदाय जाति के विचार संस्कृति का हनन ना हो, और सभी की भागीदारी को और समानता की बात कही गई संविधान सभा की बैठकों में। यही मैंने आपको अभी बताया कि यही बात कही गई कि सभी की भागीदारी हो, जाति, धर्म, विचार आदि सभी के लिए मान्य न हो। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताती हूँ आगे। संविधान सभा की बैठक लगभग 166 दिन तक चली और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो 166 दिन तक संविधान की एक बैठक चली जिसमें ये सारे निर्णयों पर चर्चा हुई, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान विविधतापूर्ण होने के बाद भी सफल हुआ क्योंकि उसमें कुछ सिद्धांत आम सहमति पर रखे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि कमेटी में मतभेद थे, तब भी उन्होंने आम सहमति द्वारा इसको पूरा किया। ठीक है, जनता के हित, जनता की रक्षा, जाति आधारित भेदभाव, इन सबको हटाया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में जिन सिद्धांतों को संविधान में लिया गया, सर्वोत्तम नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। मतलब कि जिन सिद्धांतों को संविधान में लिया वो सबसे पहले नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना द्वारा पारित किया। इसमें संविधान सभा के सदस्यों उद्देश्य, संविधान की आकांक्षाएं, मूल्य को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप नहीं देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसके आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को इन तीन के एक संयुक्त रूप में पृथक रूपों में नहीं समझा जाना चाहिए। ये मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजनों पर विफल कर देना है। स्वतंत्रता का संग्राम में
समानता से अलग नहीं किया जा सकता, ना समानता को स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता और ना ही बंधुता को इन दोनों से अलग किया जा सकता। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुत्व को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समानता व्यक्ति पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्र समानता अपने स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि स्वतंत्र, समानता और बंधुता ये 3 ऐसे मूल्य हैं जिनको कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें अलग किया जाएगा तो ये लोकतंत्र का एक आलोचना में आएगा, है ना। उस देश को लोकतांत्रिक देश कह ही नहीं सकते हम। आगे इसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद भी लगन से कार्य किया। उन्होंने कार्य प्रमुख समिति का अध्यक्ष बनाना के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से अच्छा कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया बल्कि उन्हें जो कार्य किया उसे भी गरिमा प्रदान करी। ठीक है, मतलब कि इसमें राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो थी ना, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छे नेता के रूप में प्रस्तुत किया। अब हम बात दिखाती हूँ मैं आपको उद्देश्य का प्रस्तावना हमारे जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित करी गई थी। ठीक है, इसे संविधान का दर्पण भी कहा जाता है। ये देखिए, आप इसे देख सकते हैं। ये भी आपका पेपर में आ जाता है 5 नंबर में और 6 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ही ज़रूरी, विभिन्न देशों से लिए गए संविधान के प्रावधान या संविधानों के स्रोत। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है या फूलों का गुलदस्ता क्यों कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से कुछ अनेक अच्छी आदतें और वह कर्तव्यों को ग्रहण किया है जिससे कि हमारा देश इसे लागू कर सके। ये हमने किसी और देश से चोरी नहीं किया, बल्कि एक अच्छे समाज और लोगों को समान भागीदारी के लिए, उनको आकांक्षाओं के हितों के लिए उनसे ये बस सबक सीख के अपने देश में लागू किया। जैसे ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका 6 नंबर में ज़रूर आता है। जैसे कि सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। इसे राज्य के नीति निर्देशक मूल्य भी कहा जाता है। ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, लिया। मतलब कि जो सबसे आगे वो जीते। FPTP सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, FPTP। ठीक है, जैसे हमारा चुनाव प्रणाली होती है, FPTP भी ठीक वैसे ही होता है। आगे आपको चैप्टर्स में मैं बताऊंगी। सरकार का संसदीय रूप, कानून का शासन, विधायिका का अध्यक्ष पद, ठीक है, और कानून निर्माण की विधि। अब जर्मनी से हमने लिया आपातकाल, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन। आगे इसमें हमने लिया कनाडा से एक संघात्मक सरकार, अवैध शक्तियों का सिद्धांत, स्वतंत्र, समानता और बंधुता। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, ये हमारे प्रावधान थे जो हमने अपने संविधान से लिए। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है गाइस, मैं आपको समझा देती हूँ। संस्थागत व्यवस्था। संविधान प्रभावी बनाने के लिए सरकार को सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और मूल सिद्धांत रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। ये मतलब संस्थागत व्यवस्था है कि एक ऐसी संविधान को प्रभावी बनाने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहे। संविधान सभा ने संतुलन बनाए रखने के लिए संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। संघात्मक का आपको पता है, शक्तियों का 2 या 2 से अधिक स्तर पर बंटवारा, और संसदीय व्यवस्था मतलब संसदीय कार्यपालिका का होना। ठीक है, ये संतुलन व्यवस्था बनाने हेतु हमारे संविधान निर्माताओं ने अनेक संवैधानिक परंपराओं से कुछ ना कुछ ग्रहण किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हमारे देश ने अलग अलग ग्रहण किया लोगों से, विभिन्न देशों से। इसको हमने
दूसरे देशों से नकल करके नहीं लिया, बल्कि एक अच्छे समाज के गठन के लिए कुछ लोग दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर अपने देश में इसे लागू किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। ये चैप्टर बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। थैंक यू सो मच गाइस। तो अगले चैप्टर्स में मिलती हूँ मैं आपसे। चैप्टर नंबर 2 होने वाला है आपका फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।